हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू दी माई चैनल। आज के लेक्चर में एक बार फिर से हम क्लास 12 के मैथ्स का PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के टॉपिक को लेकर आए हैं। तो इस लेक्चर में एक बार फिर से हम 10 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और ये 10 क्वेश्चंस या तो आपके प्रीवियस ईयर्स के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं या यह कुछ क्वेश्चंस जो कि बहुत ही आपके बोर्ड्स के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उसको हम इस लेक्चर में सॉल्व करेंगे। लास्ट लेक्चर जो कि PYQ का आपने ज़रूर देखा होगा और उम्मीद करता हूँ कि आपको वो सारे क्वेश्चंस जो मैंने लास्ट लेक्चर PYQ में सॉल्व किया था आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आए होंगे और आपने खुद से इन सारे क्वेश्चंस को ज़रूर बनाया होगा। और अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो डेफिनेटली आने वाले जो बोर्ड्स के एग्ज़ाम हैं क्लास 12 के, चाहे आप किसी भी बोर्ड से बिलोंग करते हो, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में मदद मिलेगी और इस तरह से आप अपने रिजल्ट्स को एक बेटर रिजल्ट्स के फॉर्म में तब्दील कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और जितने भी लेक्चर्स आप देखते हैं तो सारे लेक्चर्स को आप प्लीज़ ज़रूर लाइक करें और साथ ही साथ लेक्चर्स को शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं आज का PYQ का लेक्चर नंबर 2। तो आज के लेक्चर का यह पहला क्वेश्चन है कि वेक्टर इफ, ये वेक्टर का क्वेश्चन है, इफ वेक्टर A एंड वेक्टर B आर यूनिट वेक्टर्स inclined at an angle 30 degree to each other, then find the area of the parallelogram with vector A plus thrice vector B and thrice vector A plus vector B as adjacent sides। ठीक है, तो हमें यहाँ पर एक पैरेललोग्राम, अगर हम यहाँ पे डायग्राम एक पैरेललोग्राम का रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से, तो इस पैरेललोग्राम का हमें एरिया निकालना है, जबकि इसका कोई भी दो एडजेसेंट साइड्स दो वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। तो यह वेक्टर हमें, अगर इस साइड को हम वेक्टर A plus 3B रिप्रेजेंट करते हैं तो यह वेक्टर यहाँ पर दिया गया है वेक्टर 3 टाइम्स वेक्टर A प्लस वेक्टर B। ठीक है, तो यह पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड्स के वैल्यूज़ को यह दो वेक्टर यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है। हमें इस पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है। तो अगर हम इसे मान लेते हैं वेक्टर D और इसे मान लेते हैं वेक्टर E थोड़ी देर के लिए, तो आप वेक्टर में आपने पढ़ा होगा कि यहाँ पर इस पैरेललोग्राम का एरिया इस वेक्टर E एंड वेक्टर D के क्रॉस प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड्स को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल्स टू वेक्टर E क्रॉस वेक्टर D और इसकी मैग्नीट्यूड। वेक्टर E एंड वेक्टर D के क्रॉस प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड होगा वह इस पैरेललोग्राम के एरिया को रिप्रेजेंट करेगा। तो हम यहाँ पर, और सबसे पहले यहाँ पर दे रखा है कि वेक्टर A और वेक्टर B यूनिट वेक्टर है और दोनों के बीच का एंगल 30 डिग्री है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे E क्रॉस D इसे फाइंड करते हैं। तो E की वैल्यू यहाँ पे थ्राइस वेक्टर A प्लस वेक्टर B क्रॉस, और D की वैल्यू यहाँ पे A वेक्टर प्लस थ्राइस वेक्टर B। तो हम जानते हैं यहाँ पर सबसे पहले 3 टाइम्स वेक्टर A का क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर A प्लस वेक्टर 3B के साथ होगा, यानी कि 3 टाइम्स क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर A प्लस थ्राइस वेक्टर B प्लस फिर B का इसी तरह से इन दोनों के साथ क्रॉस प्रोडक्ट होगा, तो B क्रॉस वेक्टर A प्लस थ्राइस वेक्टर B। ठीक है, अब हम इसे जानते हैं, ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे तो 3A वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट A के साथ होगा, जिसमें नंबर 3 बाहर हो जाएगा और हम लिखेंगे वेक्टर A क्रॉस वेक्टर A। फिर यह 3A और 3B के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो सबसे पहले यहाँ पर इस वेक्टर का 3 और इसका 3 मल्टीप्लाई होकर 9 हो गया और यह बाहर होगा, और हमें यहाँ पर वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B मिलेगा। फिर उसी तरह से यहाँ पर वेक्टर B क्रॉस वेक्टर A। ठीक है, एंड देन वेक्टर B क्रॉस 3 टाइम्स वेक्टर B। तो 3 को हम बाहर लिखेंगे तो B वेक्टर B का क्रॉस प्रोडक्ट। अब A क्रॉस A जानते हैं, यह दो सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट। दो वेक्टर अगर सेम वेक्टर हो तो इसके क्रॉस प्रोडक्ट नल वेक्टर होते हैं, मतलब 3 टाइम्स यहाँ पर नल वेक्टर होगा। नल वेक्टर को इस तरह से लिखते हैं O के ऊपर एरो डाल के। ठीक है, और यहाँ पे 9 टाइम्स वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B
और वेक्टर बी क्रॉस ए को हम माइनस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी लिख सकते हैं। क्यों? चूँकि आप जानते हैं कि यहाँ पे बी क्रॉस वेक्टर ए बराबर माइनस ए क्रॉस वेक्टर बी। वेक्टर के प्रॉपर्टीज़ में, क्रॉस प्रोडक्ट के प्रॉपर्टीज़ में आपने यह पढ़ा होगा। यहाँ पे वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए को हम माइनस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी लिख सकते हैं। और यहाँ पर फिर से दो वेक्टर सेम वेक्टर है जिसका यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट नल वेक्टर होगा। तो यह नल वेक्टर और यह नल वेक्टर दोनों मिलकर नल वेक्टर हो गया। तो हमारे पास अब सिर्फ 9 टाइम्स ए क्रॉस बी और माइनस ए क्रॉस बी, जो कि यहाँ पे 8 टाइम्स ए क्रॉस बी को रिप्रेजेंट करेगा। तो अब हमें ए क्रॉस बी, ठीक है, ए क्रॉस बी का यहाँ पर वैल्यू निकालना है। मतलब ए क्रॉस बी जो यहाँ पर ई क्रॉस डी को रिप्रेजेंट करता है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो इसके लिए हम यहाँ पर हम इसे 9 ई क्रॉस डी की मैग्नीट्यूड मीन्स 8 टाइम्स ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। ठीक है, तो इसमें 8 हमारा बाहर आ जाएगा एंड ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड 8 बाहर आ जाएगा। तो अब हम जानते हैं ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इंटू दोनों के बीच का एंगल साइन थीटा। ठीक है, यह होता है। अब चूंकि यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी यूनिट वेक्टर है, तो यानी कि इन दोनों का मैग्नीट्यूड 1 होगा और साइन थीटा का वैल्यू यहाँ पे दोनों के बीच का एंगल 30 डिग्री है। तो यहाँ पे थीटा के जगह पे हम 30 डिग्री पुट करेंगे। तो 8 वेक्टर ए यूनिट वेक्टर है, इसकी मैग्नीट्यूड 1 होगी। वेक्टर बी यूनिट वेक्टर है, इसकी भी मैग्नीट्यूड 1 होगी। और साइन यहाँ पर हम 30 डिग्री लिखेंगे और जानते हैं साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होता है। तो यहाँ पर 8 इंटू 1 इंटू 1 1 इंटू 1/2, तो यहाँ पर अल्टीमेटली यहाँ पर यह 4। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर इस पैरेललोग्राम का एरिया 4 यूनिट होगा। ठीक है, आज का दूसरा क्वेश्चन हमारा इंडेफिनिट इंटीग्रल का है। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पर इवेलुएट करेंगे। तो जैसा कि हमें दिख रहा है यहाँ पर x² + 1 और x² + 2 यह दोनों इंटू है और इसमें दोनों में x² है और यहाँ पर x² का डेरिवेटिव 2x होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन को यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं पुट x² के प्लेस पे हम t पुट करते हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं x² का डेरिवेटिव 2x होता है, 2x के साथ यह dx होगा और यह dt। तो हमारा इंटीग्रल अब अगर हम इस 2x को साइड करते हैं तो यहाँ पे हमें यहाँ 1, ठीक है, 2x का मतलब 2x × 1 होगा। तो हमें 1, इस 1 को लिखते हैं, x² के प्लेस पे हम t लिखेंगे, t + 1 मतलब x² + 1 का वैल्यू t + 1 होगा एंड x² + 2 को हम यहाँ पर t + 2 लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 2x dx हमने यहाँ पर dt निकाल के रखा है। ठीक है, अब हम जानते हैं यह 1/t + 1 × t + 2, तो यह t + 1 एंड t + 2 यह दोनों लीनियर पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पर हम इसमें अब पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे। तो नाउ लेट 1/t + 1 × t + 2 = a बाय पहला लीनियर फैक्टर यहाँ पर t + 1 एंड आफ्टर दैट b बाय दूसरा लीनियर फैक्टर t + 2। ठीक है, इसको हम 1 एज्यूम कर लेते हैं। अब हम इधर एलसीएम लेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 1/t + 1 × t + 2 और इधर का एलसीएम हमारा हो जाएगा t + 1 × t + 2। ठीक है, तो a अब t + 2 के साथ मल्टीप्लाइड होगा, a टाइम्स t + 2 प्लस b टाइम्स t + 1। ठीक है, आप अच्छी तरह से समझ पा रहे होंगे। अब यह t + 1 × t + 2 और ये t + 1 × t + 2 यह कैंसिल हो जाएगा। तो देयरफॉर हमें 1 = a टाइम्स t + 2 प्लस b टाइम्स t + 1। ठीक है, अब हमें a और b का वैल्यू फाइंड करना है। तो हम बारी बारी से दोनों लीनियर फैक्टर को 0 के इक्वेट करेंगे और उससे जो t का वैल्यू आएगा वो हम इसमें रखेंगे। तो किसी एक a या b का वैल्यू फाइंड होगा, फिर हम नेक्स्ट टाइम दूसरे फैक्टर को 0 के इक्वल्स पुट करेंगे।
हमने ये सब पार्शियल फ्रैक्शंस जो हमारा इंडेफिनिट इंटीग्रल्स के अंडर टॉपिक है उसमें ये सारे फैक्ट्स को बताया है। तो अगर आप पार्शियल फ्रैक्शंस के बारे में नहीं जानते हैं तो सबसे पहले आपको इसके कॉन्सेप्ट्स मतलब पार्शियल फ्रैक्शंस के कॉन्सेप्ट्स को आपको हर हालत में जानना होगा, तभी आप इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। मैं एक बार फिर से बता देना चाहता हूं कि ये जितने भी क्वेश्चंस मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ तो इसको आप तभी समझ पाएंगे जब आपके थ्योरी के सारे कॉन्सेप्ट जो कि क्लास 12 के मैथ्स के सिलेबस में मतलब बताया गया है वो सारे कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छी तरह से मालूम होने चाहिए, तभी आप इस जो भी क्वेश्चंस को हर एक लेक्चर में PYQ के लेक्चर में मैं सॉल्व कर रहा हूँ आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम सबसे पहले t+2 को 0 पे इक्वेट करेंगे, तो देयरफॉर इससे हमें t का वैल्यू -2 मिलेगा। अब यह t का वैल्यू -2 हम इस एक्सप्रेशन में रखेंगे। ठीक है, तो जब हम इसमें रखेंगे तो हमारा यहाँ पर देयरफॉर 1 = a टाइम्स t+2 हम डायरेक्ट यहाँ पर 0 रखेंगे। ठीक है, 0 प्लस b इंटू t के प्लेस पे हम -2 और +1 -2 +1, तो देयरफॉर 1 = यहाँ पे b इंटू -1 -b, देयरफॉर b की वैल्यू हमें -1 मिलता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टाइम्स t+1 को 0 पुट करेंगे, तो when t+1 = 0, तो इससे हमें t का वैल्यू -1 मिलेगा। फिर यह t = -1 हम इस एक्सप्रेशन में रखेंगे, तो इधर RHS में LHS में 1 है, a टाइम्स t का वैल्यू -1 और +2 एंड b टाइम्स t+1 हम यहाँ पे डायरेक्ट 0 रखेंगे, तो b टाइम्स 0, तो यहाँ पे 1 = a × 1, तो देयरफॉर a का वैल्यू हमें 1 मिला। अब इस b का वैल्यू -1 और a का वैल्यू -1 हम इस 1 में रखेंगे। ठीक है, तो इसे हम यहाँ पर मिटाते हैं, देयरफॉर फ्रॉम 1/t+1 इंटू t+2, a का वैल्यू हमने यहाँ पर 1 फाइंड किया है, तो 1/t+1 और b का वैल्यू हमने -1 फाइंड किया, तो -1/t+2। ठीक है, अब हमें इसका इंटीग्रेशन चाहिए, तो इसका इंटीग्रेशन करने का मतलब हमें दोनों साइड इंटीग्रेट करना होगा, तो देयरफॉर 1/t+1 इंटू t+2 dt। ठीक है, तो हमें सबसे पहले 1/t+1 का इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में, और यह माइनस को हम बाहर लिखेंगे 1/t+2 का इंटीग्रेशन। ठीक है, अब हम जानते हैं 1/t+1 इसका इंटीग्रेशन log mod t+1 होता है, क्योंकि 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log mod x + c। ठीक है, तो 1/t+1 जो कि एक लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक ना, x को रिप्लेस किया गया है लीनियर पॉलिनोमियल से, मतलब यहाँ पर अगर कोई लीनियर पॉलिनोमियल होगा तो इस फार्मूला को हम लगा सकते हैं। ठीक है, तो 1/t+1, तो अब 1/t+1 यहाँ पर log mod t+1 होगा, एंड बीच में यहाँ पे माइनस है, 1/t+2 को हम log mod t+2 + c। अब हम चूंकि हमने यहाँ पर t को सब्सटीट्यूट किया था x², तो अब हम फाइनल आंसर में t को रिप्लेस कर देंगे x², जो कि t का करस्पॉन्डिंग वैल्यू है उसी से, x² + 1 log mod x² + 2। ठीक है, आप इस तरह से आंसर को छोड़ सकते हैं, लेकिन हम जानते हैं इसे हम एक स्टेप और लिख सकते हैं कि log x - log y, log x/y होता है, तो इसे हम लिखते हैं log x² + 1/x² + 2 + c। ठीक है, यह इसका आंसर यहाँ पर होगा। ठीक है, आज का यह तीसरा क्वेश्चन यह 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री से दिया गया है। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि 2 मोटरसाइकिल्स A and B आर रनिंग एट द स्पीड मोर देन द अलाउड। ठीक है, 2 मोटरसाइकिल्स हैं जो कि रन कर रहे हैं जो भी अलाउड स्पीड है उससे ज़्यादा स्पीड से। ठीक है, ऑन द रोड्स रिप्रेजेंटेड बाय द लाइंस, और ये 2 अलग अलग रोड पे यहाँ पर यह मोटरसाइकिल रन कर रहा है, जिसमें से दोनों रोड जो कि एक लाइंस को मतलब 2 अलग अलग लाइंस को रिप्रेजेंट करता है,
ठीक ना। तो पहला रोड का इक्वेशन जो कि लाइंस को रिप्रेजेंट करता है दिया गया है वेक्टर आर इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स आई प्लस 2j माइनस के कैप। एंड दूसरे रोड का एक वेक्टर इक्वेशन दिया गया है जो कि स्ट्रेट लाइन है, यह दिया गया है आर इक्वल्स टू 3 i कैप प्लस 3j कैप प्लस म्यू टाइम्स 2 i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो देन हमें फाइंड करना है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द गिवन लाइंस। ठीक है, एंड दूसरा हमें फाइंड करना है द पॉइंट्स एट विच द मोटरसाइकिल्स में कोलाइड। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर रोड वन जिसका वेक्टर इक्वेशन दिया है आर इक्वल्स टू लेमडा, तो सबसे पहले हम 0i प्लस 0j प्लस 0k प्लस लेमडा टाइम्स i प्लस 2j माइनस k। ठीक है, लिख लेते हैं। तो आप जानते हैं लाइन का जो इक्वेशन होता है आर इक्वल्स टू ए प्लस लेमडा बी। ठीक है, जिसमें यह ए वेक्टर लाइन जिस पॉइंट से पास करता है उसके पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। तो इससे अगर हम इसको कंपेयर करें तो यहाँ पे a1 इक्वल्स टू 0i कैप प्लस 0j कैप प्लस 0k कैप, और यह लेमडा बी के साथ होता है। ठीक है ना, तो यह b1 हो गया, b1 इक्वल्स टू i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। ठीक है, रोड नंबर 1 यानी कि लाइन 1 का इक्वेशन से हमें वेक्टर a1 और वेक्टर b1 हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया है। फिर रोड 2 जिसका वेक्टर इक्वेशन दे रखा है r वेक्टर इक्वल्स टू थ्राइस i कैप प्लस थ्राइस j कैप प्लस म्यू टाइम्स 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। तो देयरफॉर हम इससे a2 निकालते हैं, वेक्टर a2 3i कैप 3j कैप, और इसमें k नहीं है तो हम यहाँ पर 0k कैप लिखेंगे। एंड वेक्टर b2 हम निकाल यहाँ पर लेते हैं 2i कैप j कैप 3k कैप k कैप। ठीक है, तो यहाँ पर a1 a2 एंड b1 b2 हमें मिल चुका है। ठीक है, अब हमें यहाँ पर डिस्टेंस निकालना है। ठीक ना, सबसे पहले निकालना है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन। तो डिस्टेंस का फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है आपको पता होगा कि a2 माइनस a1, ठीक है, डॉट b1 क्रॉस b2, ठीक है, बाय b1 क्रॉस b2 की मैग्नीट्यूड। ठीक है, दो लाइन या अगर स्क्यू लाइंस को हम यहाँ पर मान के चलें कि यहाँ पे दो रोड जो है ये दो डिफरेंट रोड दो स्क्यू लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके बीच का डिस्टेंस यहाँ पर निकालने का यह फार्मूला होता है, दो स्क्यू लाइंस के बीच का डिस्टेंस निकालने का फार्मूला होता है। ठीक है, तो इस फार्मूला में सबसे पहले हमें a2 माइनस a1 चाहिए, उसके बाद b1 क्रॉस b2। तो a2 माइनस a1 हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। ठीक है, a2 माइनस a1 वेक्टर a2 माइनस a1, तो हमें यहाँ पर a2 दिया है, यहाँ पर a1, तो a1 का सारा कंपोनेंट 0 है, इसलिए यहाँ पे 3 माइनस 0 मतलब 3i हो जाएगा, 3i कैप, फिर 3j माइनस 0 3j कैप एंड 0 k कैप। ठीक है, a2 माइनस a1 हमें मिल चुका है। अब वेक्टर b1 क्रॉस b2 हमें यहाँ पे निकालना है, जिसके लिए हम यहाँ पर इसे यहाँ पे फाइंड करते हैं। ठीक है, b1 क्रॉस b2, इसे निकालने के लिए हम यहाँ पर i j k, और यहाँ पे फर्स्ट रो सेकेंड रो में b1 का कंपोनेंट होगा, तो b1 का 1 2 माइनस 1 1 2 माइनस 1, फिर नेक्स्ट थर्ड रो में हमें b2 का कंपोनेंट 2 1 1 2 1 1। ठीक है, यहाँ पे i 2 1 जा 2 प्लस 1। ठीक है, फिर माइनस j कैप 1 प्लस 2। ठीक है, एंड आफ्टर दैट k, तो 1 इंटू 1 1 माइनस 4। ठीक है, तो यह 2 1 3 i कैप और 2 1 3 j कैप और 1 माइनस 4 माइनस 3 k कैप। ठीक है, यह मिल चुका है। अब हमें a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 निकालते हैं। ठीक है, तो देयरफॉर a2 वेक्टर माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2।
ठीक है। तो a2 माइनस a1 का x कंपोनेंट यहाँ पर 3 है और इसका कंपोनेंट 3 है, तो 3 इंटू 3 प्लस, फिर इसका 3 है लेकिन इसका -3 है, फिर प्लस इसका 0 है, ठीक है, इसका 0 है और इसका -3 है, तो 9 माइनस 9 प्लस 0 जो कि 0, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 जो यहाँ पर ऊपर का एक्सप्रेशन है, इसका वैल्यू 0 आया है। अब ऊपर 0 हो और नीचे किसी भी मैग्नीट्यूड, दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड जो भी होगा तो हमें 0 से डिवाइड करना, मतलब 0 को डिवाइड करना होगा, तो डिस्टेंस यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं देयरफॉर d इक्वल्स टू a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2, तो a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 इसका वैल्यू 0 आया है, 0 का मॉड बाय b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड। तो इसे हम निकालने ही नहीं जाएंगे क्योंकि हम जानते हैं 0 का मॉड 0 होता है और 0 को अगर हम एक पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करेंगे तो आंसर 0, ठीक है। तो यहाँ पे दो रोड के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 आया है, इसका मतलब दोनों रोड एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं देयरफॉर दी लाइंस यानी कि रोड्स आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर, ठीक है। जो दोनों रोड होंगे वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे इस तरह से। अब इंटरसेक्ट करेंगे तो यह कॉमन इंटरसेक्टिंग दोनों रोड का यह जो पॉइंट होगा जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे, यह पॉइंट दोनों रोड पे लाई करेगा। तो इसी सेकेंड क्वेश्चन में कहा गया कि फाइंड द पॉइंट एट विच द मोटरसाइकिल कोलाइड्स, यहाँ पे कोलाइड्स था, ठीक ना, मोटरसाइकिल कोलाइड्स ईच अदर। तो हमें यहाँ पे पता करना है कि इस पथ पे जो एक मोटरसाइकिलिस्ट आ रहा है, ठीक ना, और इस पथ पे एक मोटरसाइकिलिस्ट आ रहा है, यह दोनों कहाँ पे कोलाइड करेगा, तो यह दोनों जहाँ पे दोनों रोड मिलते हैं, ठीक है, उसी जगह पर यह दोनों कोलाइड करेगा। तो इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को अब हमें यहाँ पर फाइंड करना है, ठीक है। तो इसे फाइंड करने के लिए फिर से हम एक बार इसके इक्वेशंस की ओर जाते हैं, क्योंकि पहले क्वेश्चन में हमें यह पता चल चुका है कि दोनों रोड, दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। तो नाउ फर्स्ट लाइन का इक्वेशन एक बार हम लिखते हैं, r इक्वल्स टू लेमडा आई कैप फिर 2 लेमडा जे कैप माइनस लेमडा के कैप, और सेकेंड लाइन का इक्वेशन हम इसी तरह से लिखते हैं। तो 3i प्लस 2 म्यू आई को 3 प्लस 2 म्यू आई कैप, ठीक है, और फिर 3j प्लस म्यू जे को हम लिख सकते हैं 3 प्लस म्यू टाइम्स जे एंड प्लस 0 प्लस म्यू मतलब म्यू के, ठीक है। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर दो लाइन को यहाँ पर वेक्टर फॉर्म में लिखा है। तो देयरफॉर एनी पॉइंट ऑन फर्स्ट लाइन पे जो भी पॉइंट होगा उसका जनरल फॉर्म हो जाएगा एनी पॉइंट ऑन फर्स्ट लाइन लेमडा एक्स कोऑर्डिनेट 2 लेमडा एंड माइनस लेमडा, ठीक है, लेमडा 2 लेमडा एंड माइनस लेमडा, एंड एनी पॉइंट ऑन सेकेंड लाइन, ठीक है, एनी पॉइंट ऑन सेकेंड लाइन हो जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट 3 प्लस 2 म्यू, वाई कोऑर्डिनेट 3 प्लस म्यू एंड म्यू, ठीक है। अब चूंकि दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो यानी कि फर्स्ट लाइन का जो एनी पॉइंट है और सेकेंड लाइन का जो एनी पॉइंट है एक बार दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो मतलब यहाँ पर ये दोनों कोऑर्डिनेट आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लिखते हैं एज दी लाइन्स इंटरसेक्ट्स ईच अदर, दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर एक बार दोनों के corresponding coordinates इक्वल होंगे। तो देयरफॉर लेमडा इक्वल्स टू 3 प्लस 2 म्यू, तो इससे हमें लेमडा माइनस 2 म्यू इक्वल्स टू 3 मिलेगा, एक इक्वेशन मिल गया, ठीक है। फिर हमें 2 लेमडा इक्वल्स टू 3 प्लस म्यू,
तो फिर से हमें 2 लेमडा माइनस म्यू इक्वल्स टू 3 यह मिल गया, ठीक है। और एक बार हमें माइनस लेमडा इक्वल्स टू म्यू, ठीक है। तो देयरफॉर म्यू प्लस लेमडा इक्वल्स टू 0, यह तीसरा इक्वेशन मिल गया, ठीक ना। तो हम ऐसा करते हैं कि इसमें से 2 और 3 को सॉल्व करते हैं। तो फ्रॉम 2 प्लस 3, तो 2 लेमडा माइनस म्यू इक्वल्स टू 3 एंड लेमडा प्लस म्यू इक्वल्स टू 0। तो यह दोनों कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 2 लेमडा प्लस लेमडा, 3 लेमडा 3 लेमडा इक्वल्स टू 3, तो लेमडा इक्वल्स टू 1। अब लेमडा इक्वल्स टू 1 होगा तो इसे हम 3 में रखते हैं। तो देयरफॉर लेमडा की जगह पे 1 प्लस म्यू बराबर 0, देयरफॉर म्यू बराबर -1, ठीक है। तो हमें लेमडा मिल चुका है, म्यू भी मिल चुका है। तो इस लेमडा या लेमडा को अगर हम इसमें पुट करेंगे या म्यू को इसमें पुट करेंगे तो हमें दोनों मतलब जो लाइन्स है उसके इंटरसेक्टिंग पॉइंट का वैल्यू मिल जाएगा। तो देयरफॉर पॉइंट्स अगर हम लेमडा 1 पुट करते हैं तो 1 2 -1, और इसमें अगर -1 पुट करते हैं तब भी आप देख सकते हैं 3 - 2 1 होगा। तो देयरफॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम इसी को लेते हैं लेमडा 2 लेमडा माइनस लेमडा, ठीक है। लेमडा 2 लेमडा माइनस लेमडा, तो लेमडा का वैल्यू 1 आया है 1, फिर लेमडा का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 2 -1, और अगर हम इसमें p पुट करते हैं, ठीक है ना, ये हमारा आंसर आ चुका है। तो अगर हम इसमें म्यू पुट करेंगे -2 -1 तो 3 - 2 1 हो जाएगा, फिर 3 - 1 2 होगा और -1। तो आप देख सकते हैं ये दोनों आंसर सेम है, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों मोटरसाइकिलिस्ट एक दूसरे को कोलाइड करेंगे जिस पॉइंट पे, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमें 1 2 -1, ठीक है। यह दोनों मतलब लाइन के इंटरसेक्शंस पे कोलाइड करेंगे और यह दोनों लाइन के इंटरसेक्शंस का कॉमन पॉइंट हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 वेक्टर से लिया गया है, वेक्टर अलजेब्रा से। इसमें बताया गया है कि वेक्टर ए इक्वल्स टू दिया गया है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, एंड वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, और वेक्टर ए एंड वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट दिया गया है 1, ठीक है। और वेक्टर ए एंड वेक्टर बी का क्रॉस प्रोडक्ट दिया गया है जे माइनस के। तो हमें वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड निकालनी है, ठीक है। तो वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले लेट वेक्टर बी हम मान लेते हैं एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है। वेक्टर बी के वैल्यूज को हमने यहाँ पे मान लिया, ठीक है। अब नाउ ए डॉट बी दे रखा है 1, तो देयरफॉर यहाँ पे ए दिया है और यहाँ पे बी को हमने लेट किया है। तो यहाँ पे ए डॉट बी कहने का मतलब x इंटू 1 और फिर y इंटू 1 प्लस z इंटू 1, ये 1 होगा, मतलब x प्लस वाई प्लस जेड 1, ठीक है। फिर यहाँ पर हमें दिया गया है कि a क्रॉस b, ठीक है। तो अब a क्रॉस b निकालते हैं। तो 9 वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b, जिसमें हम डिटर्मिनेंट यूज़ करेंगे आई जे कैप के कैप, और फर्स्ट यहाँ पर a का कंपोनेंट 1 1 1 एंड b यहाँ पर x y z इसका कंपोनेंट, ठीक है। तो हम इसे यहाँ पे i 1 टाइम्स z माइनस वाई टाइम्स 1, ठीक है, माइनस जे कैप 1 टाइम्स z माइनस x टाइम्स y प्लस के कैप तो 1 टाइम्स y माइनस x, ठीक है। तो इस तरह से हमें a क्रॉस b का वैल्यू मिल चुका है, लेकिन a क्रॉस b का वैल्यू दे रखा है j कैप माइनस के कैप। तो इसे हम यहाँ पे लिखते हैं, तो बट a क्रॉस b का वैल्यू दे रखा है j कैप माइनस के कैप। तो a क्रॉस b का वैल्यू हम यहाँ पे लिखते हैं, देयरफॉर z माइनस वाई इंटू आई कैप, z माइनस वाई इंटू आई कैप, माइनस को अंदर भेज देते हैं। तो यहाँ पे x माइनस जेड हो जाएगा प्लस x माइनस जेड इंटू जे कैप प्लस y माइनस एक्स इंटू के कैप इक्वल्स टू जे कैप माइनस के कैप। अब यहाँ पे दो वेक्टर
और बीच में इक्वल्स टू का साइन है और दोनों वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में है। तो यहाँ पे आई कंपोनेंट z माइनस वाई और इधर आई वाला टर्म है नहीं तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो देयरफॉर यहाँ पे z इक्वल्स टू वाई, ठीक है। फिर x माइनस जेड j कंपोनेंट है और j कंपोनेंट यहाँ पे जो नंबर मल्टीप्लाइड है j के साथ 1, ठीक है। और उसी तरह से यहाँ पे y माइनस एक्स यहाँ पर k के साथ यहाँ पे -1 है, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले z इक्वल्स टू वाई हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन 1 में रखते हैं, ठीक है। इसे हम मान लेते हैं 2 और इसे 3, ठीक है। तो z इक्वल्स टू वाई अगर हम 1 में रखते हैं तो देयरफॉर x प्लस वाई और z के जगह पे हम y 1, तो x प्लस 2y इक्वल्स टू 1, ठीक है। इसे हम 4 मान लेते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास x प्लस 2y 1 है और हमारे पास y माइनस एक्स माइनस 1 है। तो हम 3 और 4 से x और y को निकालते हैं, ठीक है। यहाँ पे यूज़ करते हैं फ्रॉम 3 एंड 4, x प्लस 2y की वैल्यू 1 है और हमें माइनस एक्स प्लस वाई की वैल्यू -1 है, माइनस एक्स प्लस वाई की वैल्यू -1 है। तो इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो 2y प्लस वाई 3y और यह 0, 3y 0 आ गया। तो देयरफॉर इससे y की वैल्यू 0 होगा, ठीक है। y की वैल्यू 0 आ चुकी है तो यहाँ पर z इक्वल्स टू वाई है तो देयरफॉर z की वैल्यू भी 0 होगी। तो देयरफॉर z इक्वल्स टू वाई 0, तो z और y दोनों 0 हो गया। अब हमें यहाँ पर y का वैल्यू 0, y का वैल्यू हम 0 अगर हम इसमें रख देते हैं, ठीक है। y का वैल्यू 0 रख देते हैं इसमें, तो x का वैल्यू फ्रॉम 3 0 माइनस एक्स इक्वल्स टू -1, तो देयरफॉर x का वैल्यू 1। तो इस तरह से हमें z y 0 है और x का वैल्यू 1 है, ठीक है। तो अब हम z का वैल्यू, x का वैल्यू, y का वैल्यू इस b के वेक्टर्स के इक्वेशन में लिखते हैं। तो देयरफॉर वेक्टर b, यहाँ पे x i आया है तो 1 i, y 0j और z 0k, ठीक है। तो b का वैल्यू, यह दोनों टर्म वैनिश हो जाएगा तो यहाँ पे i कैप। तो क्वेश्चन में हमें b का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो b का मैग्नीट्यूड मतलब i कैप जो कि यूनिट वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमें 1 यहाँ पर मिला है। क्वेश्चन भी हमारे पास 3D ज्योमेट्री से यहाँ पर दिया गया है, जिसमें कहा गया कि फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट with position vector 2i cap minus j cap plus k cap and parallel to the line joining the points, जिसका पोजीशन वेक्टर ये और ये दिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले लाइन जिस पॉइंट से पास कर रहा है उसका पोजीशन वेक्टर जो दिया गया है वो वेक्टर a का वैल्यू होता है, ठीक है, a का वैल्यू। तो लाइन जिस पॉइंट से पास कर रहा है उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दिया गया है 2i cap माइनस j cap प्लस k cap। और साथ ही साथ लाइन जिस मतलब दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले वेक्टर के पैरेलल है उसका यहाँ पर कोऑर्डिनेट दिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे यह जैसे हम यहाँ पे एक फिगर बनाएं तो यह लाइन मान लेते हैं इस पॉइंट A से पास कर रहा है जिसका कोऑर्डिनेट 2, -1, 1 और यह एक वेक्टर B के पैरेलल है, ठीक है। B का पैरेलल है तो यहाँ पे इस वेक्टर B का जो इनिशियल पॉइंट A और वेक्टर B का टर्मिनल पॉइंट B को अगर हम एज्यूम करते हैं तो A का पोजीशन वेक्टर दिया गया है, ठीक है, और B का पोजीशन वेक्टर दिया गया है। तो यहाँ पे B इक्वल्स टू हो जाएगा आपका I प्लस 2j प्लस 2k माइनस I प्लस 4j प्लस k कैप। तो B का वैल्यू यहाँ पे I और I मिलकर 2i कैप, फिर 2j माइनस 4j मतलब 2j हो जाएगा, फिर 2k माइनस k मतलब k कैप, ठीक है। तो इस तरह से जिस लाइन का हमें इक्वेशन निकालना है वह जिस पॉइंट से पास कर रहा है उसका पोजीशन वेक्टर दे रखा है और जिस वेक्टर के पैरेलल है B वह हमें यहाँ पर मिल चुका है। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड लाइन का इक्वेशन R इक्वल्स टू A प्लस लेमडा B, R इक्वल्स टू A हमारे पास 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप प्लस लेमडा टाइम्स B, 2i कैप
-2j कैप प्लस k कैप, ठीक है, यह इसका आंसर होगा। और यह चूँकि हमें क्वेश्चन में दिया गया था वेक्टर इक्वेशन निकालना था, तो यहाँ पर यह लाइन का वेक्टर इक्वेशन का यह आंसर होगा, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 एक बार फिर से वेक्टर अलजेब्रा का क्वेश्चन है, जिसमें दिया गया है कि वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर टू यूनिट वेक्टर्स एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन देम, देन प्रूव डेट साइन थीटा बाई 2 इक्वल्स टू 1/2 टाइम्स वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो हमें प्रूफ करना है, ठीक है, जो हमें प्रूफ करना है हम यहाँ पर लिख लेते हैं साइन थीटा बाई 2 इक्वल्स टू 1/2 टाइम्स वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक रिजल्ट यूज़ करेंगे। हम लोग जानते हैं वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल्स टू वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए डॉट बी, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों का दोनों यूनिट वेक्टर्स है, तो इसलिए यहाँ पर दोनों का मैग्नीट्यूड कितना होगा 1। तो यहाँ पर वेक्टर ए एक बार हम लिख लेते हैं, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ट्वाइस, और ए डॉट बी को हम लोग लिख सकते हैं वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस, और दोनों के बीच का एंगल यहाँ पर थीटा है, तो यहाँ पे कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है। अब हम फिर से यहाँ पे वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर है तो 1, यह भी 1 होगा, -2 इंटू वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 1 इंटू कॉस थीटा। तो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर वह 1 -2 -2 कॉस थीटा। इस 2 को हम कॉमन लेंगे, तो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे 2 यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ पे वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर 2 और 1 माइनस कॉस थीटा, यह होता है फार्मूला आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा। 1 माइनस कॉस थीटा को 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिखते हैं, ठीक है। अब 2 जब 4 को हम इधर भेज देते हैं, तो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी 2 जब 4 को हम 4 नहीं लिखेंगे 2 स्क्वायर लिखेंगे, तो यह साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब यहाँ पे स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट लगेगा, रूट अंडर वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर, हमारे पास इधर साइन थीटा बाई 2 बचेगा। अब हम जानते हैं यह दोनों रूट के इनसाइड है और दोनों स्क्वायर है, तो देयरफॉर हम रूट को यहाँ पर रूट से ये दोनों बाहर आ जाएगा और दोनों का स्क्वायर हट जाएगा, तो हमें यहाँ पर हमारा रिजल्ट देयरफॉर साइन थीटा बाई 2 इक्वल्स टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड बाई 2, ठीक है, प्रूव्ड हो गया, ठीक है। यह क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन से लिया गया है और यह आज का क्वेश्चन नंबर आपका 7 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर dy बाई डी एक्स फाइंड करेंगे, सिंस y माइनस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, हम इसे RHS में शिफ्ट करेंगे तो यह माइनस हो जाएगा 10x dy। अब dx को इधर लाते हैं और सॉरी यहाँ पे 10x इंटू डी वाई, अब dx को उधर भेजते हैं तो y माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन माइनस 10x dy बाई डी एक्स, ठीक है। अब हमें यहाँ पे dy बाई डी एक्स y बाई माइनस 10x और माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाय माइनस 10x, ठीक है, यह मिलेगा। तो इसे हम लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स, इसे हम इधर लाएंगे तो प्लस y बाय 10x इक्वल्स टू यह प्लस हो जाएगा और साइन स्क्वायर एक्स बाय 10x, इसे हम साइन स्क्वायर और 10x का मतलब साइन एक्स बाय कॉस एक्स, तो यहाँ पे कॉस एक्स बाय
साइन एक्स, इस तरह से लिख सकते हैं, यह हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो अल्टीमेटली हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई dx प्लस 1/10x मतलब cot x इंटू वाई इक्वस टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है, अब यह क्लियरली यहाँ पर एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है, इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन, यह एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो यह हमारा p का वैल्यू हो गया, तो देयरफॉर p का वैल्यू cot x एंड q का वैल्यू sin x इंटू कॉस एक्स। ठीक है, q का वैल्यू sin x इंटू कॉस एक्स होगा। तो सबसे पहले हम इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं IF, जिसका फॉर्मूला होता है e रेज टू p dx, e रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ p dx। तो e रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ p यहाँ पर है cot x dx, तो e रेज टू cot x का log mod sin x होता है, तो लेकिन हम यहाँ पे sin x लिखते हैं सिर्फ। ठीक है, अब जानते हैं यहाँ पर इसे e रेज टू log sin x, चूँकि हम जानते हैं a रेज टू x इक्वस टू e रेज टू x log a, मतलब e रेज टू x log a होगा तो a पे पावर x लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो हम यहाँ पर sin x पे पावर 1 जो कि sin x होगा इसे लिख सकते हैं। तो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर sin x या इंटीग्रल फैक्टर हमारा sin x आया है। ठीक है, तो अब हम इसके जनरल सॉल्यूशन को यहाँ पर लिखते हैं। इसका जनरल सॉल्यूशन का फार्मूला आप जानते होंगे, देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन y इंटू IF इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू IF dx। ठीक है, y इंटू IF इंटू q इंटू IF इंटीग्रल फैक्टर इंटू dx, y इंटू IF हमारा इंटीग्रल फैक्टर साइन x है, q। ठीक है, q हमारा यहाँ पर साइन x इंटू कॉस एक्स, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू IF का वैल्यू साइन एक्स dx। ठीक है, अब हम जानते हैं यहाँ पर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, तो इसमें हम साइन एक्स इंटू साइन एक्स को साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, y इंटू साइन एक्स, और हमें यहाँ पर साइन एक्स का होल स्क्वायर, चूँकि साइन एक्स इंटू साइन एक्स को साइन एक्स का होल स्क्वायर इंटू कॉस एक्स dx। ठीक है, अभी हमें यहाँ पर इस पार्ट में सब्सटीट्यूशंस को यूज़ करना होगा। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है, तो पुट कर देते हैं साइन एक्स इक्वल्स टू टी, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स dx इक्वल्स टू dt। ठीक है, इसको हम 1 एज्यूम कर लेते हैं। तो देयरफॉर y इंटू साइन एक्स, यहाँ पे साइन एक्स को हमने t एज्यूम किया है, t इंटू कॉस एक्स dx को हम यहाँ पर dt लिखेंगे, तो y इंटू साइन एक्स टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। अब हम t को रिप्लेस कर देंगे साइन एक्स से, तो देयरफॉर y इंटू साइन एक्स, टी के जगह पे साइन एक्स का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। ठीक है, यह इसका आंसर होगा, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का यह सॉल्यूशन होगा। ठीक है, नंबर 8 यह क्वेश्चन भी डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, जिसमें हमें यहाँ पर इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है और इसके जनरल सॉल्यूशन को फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इसे डिटेक्ट करना होगा कि यह डिफरेंशियल इक्वेशन कौन से डिफरेंशियल इक्वेशंस के टाइप का है, या तो लीनियर है या होमोजेनियस है या वेरिएबल सेपरेबल। तो इसके लिए हमें dy बाई dx निकालना होगा। तो इस dx को हम इधर लाते हैं, dy बाई dx, तो हमें इधर एक्स स्क्वायर वाई और इधर हमें एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, यह हमें RHS में शिफ्ट करेंगे तो इनटू है, डिवीजन हो जाएगा। अब करीब करीब यह लग रहा है होमोजेनियस है। ठीक है, तो इसको सबसे पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं, dy बाई dx एक्स क्यूब वाई क्यूब। ठीक है, तो एक्स क्यूब हम कॉमन ले लेते हैं, तो एक्स क्यूब कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई बाई एक्स क्यूब लिखते हैं, और नीचे से भी एक्स क्यूब कॉमन लेंगे तो वाई बाई वाई क्यूब बाई एक्स क्यूब,
यह दोनों एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा, यह यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। तो देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स, हमें ऊपर में वाई बाई एक्स मिल रहा है, वाई बाई एक्स, और नीचे 1 प्लस वाई क्यूब बाई एक्स क्यूब को हम वाई बाय एक्स का होल क्यूब लिख सकते हैं, ठीक है। और ये कंफर्म हो गया, इज ए होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। यह होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। अब होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का जो मेथड है उसको हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो इसमें अब हम क्या करेंगे, y बाई एक्स को पुट करेंगे, पुट y बाई एक्स इक्वल्स टू भी, एंड डी वाई बाई डी एक्स को भी पुट करना होगा। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स डी वी बाई डी एक्स प्लस भी इन 1, ठीक है। y बाई एक्स के जगह पे भी पुट करेंगे और इस डी वाई बाई डी एक्स की जगह पे x टाइम्स डी वी बाई डी एक्स प्लस भी पुट करेंगे, ठीक ना। तो देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स की जगह पे x डी वी बाई डी एक्स प्लस भी, और ये y बाई एक्स की जगह पे v बाई 1 प्लस भी क्यूब, ठीक है। अब इस v को हम RHS में शिफ्ट करते हैं, तो x डी वी बाई डी एक्स v बाई 1 प्लस भी क्यूब प्लस भी, ठीक है। लिखते हैं तो x डी वी बाई डी एक्स, यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे 1 प्लस भी क्यूब, तो भी और यह भी 1 जब भी हो जाएगा, एंड भी क्यूब इंटू भी रेज टू 4, ठीक है। और यहाँ पर यह प्लस भी माइनस भी होगा, ठीक है। अब 1 इंटू माइनस भी, यह माइनस भी होगा, और माइनस भी इंटू प्लस भी क्यूब, यह माइनस भी 4 होगा, ठीक है। अब यह दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स डी वी बाई डी एक्स बराबर माइनस बी रेज टू 4 बाई 1 प्लस भी क्यूब। अब हम वेरिएबल को सेपरेट करते हैं, तो हम जानते हैं डी वी इधर भी 4 बाई 1 प्लस भी क्यूब के साथ होगा, और माइनस को हम इधर ले आते हैं, तो माइनस एक्स डी एक्स उधर जाएगा, ठीक है। तो 1 प्लस भी क्यूब बाय भी 4 के साथ डी वी होगा, और माइनस एक्स उधर जाएगा, तो 1 बाय एक्स डी एक्स। हमने यहाँ पर वेरिएबल को सेपरेट किया है, ठीक है। 1 प्लस भी क्यूब बाय भी 4, अगर हम डी वी के साथ रखेंगे तो यह न्यूमरेटर में होगा, यह डिनोमिनेटर में, और एक्स यहाँ पर उधर नीचे जाएगा, तो यहाँ पे माइनस मतलब माइनस 1 बाय एक्स डी एक्स। अब हम दोनों साइड इंटीग्रेशन को यूज़ करते हैं, तो 1 प्लस भी क्यूब बाय भी 4 डी भी माइनस 1 बाय एक्स डी एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसे स्प्लिट कर देते हैं, स्प्लिट करेंगे तो पहला इंटीग्रल मतलब 1 बाय भी 4 प्लस भी क्यूब बाय भी 4 डी भी इक्वल्स टू माइनस 1 बाय एक्स का लॉग मॉड एक्स होगा, प्लस सी लिख लेते हैं, ठीक ना। यह कैंसिल हो गया यहाँ पर। तो इस तरह से पहला इंटीग्रल भी 1 बाय भी पे पावर 4, जिसे हम भी पे पावर माइनस 4 डी भी लिख सकते हैं, एंड 1 बाय भी डी भी बराबर माइनस लॉग मॉड एक्स प्लस सी। अब भी की पावर 4 का माइनस 4 प्लस 1 बाय माइनस 4 प्लस 1, और यह लॉग मॉड भी इक्वल्स टू माइनस लॉग मॉड एक्स प्लस सी, ठीक है, यह होगा। अब हम इसे लिख सकते हैं माइनस 1 बाय 3, ठीक है। माइनस को हमने ऊपर भेज दिया, और भी की पावर माइनस 3 जिसे हम नीचे लाएंगे तो भी की पावर प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है। लॉग मॉड भी इक्वल्स टू, और इसको भी हम इधर ले आते हैं, प्लस हो जाएगा लॉग मॉड एक्स इक्वल्स टू सी। अब हम भी को रिप्लेस कर देंगे वाई बाय एक्स से, क्योंकि हमने भी को एज्यूम किया था वाई बाय एक्स। तो हमारा आंसर यहाँ पे होगा माइनस 1 बाय 3 इंटू वाई क्यूब बाय एक्स क्यूब, नीचे में है तो ऊपर में जाके हो जाएगा एक्स क्यूब बाय वाई क्यूब प्लस लॉग मॉड वाई बाय एक्स प्लस लॉग मॉड एक्स इक्वल्स टू सी, ठीक है। यह इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन यहाँ पर होगा, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 9 यह एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशंस का क्वेश्चन है, यानी कि एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशंस के जो दो चैप्टर हैं जिसमें एक डिफरेंशियल इक्वेशंस और दूसरा एरिया अंडर कर्व्स। तो यह एरिया अंडर कर्व्स के क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करता है। कहा गया है कि फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल्स टू मॉड ऑफ x माइनस 1 एंड y इक्वल्स टू 1 यूजिंग इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो दो कर्व है y इक्वल्स टू मॉड x माइनस 1, ठीक है, एंड y इक्वल्स टू 1, ठीक है, तो इसका हमें यहाँ पर ग्राफ स्केच करना होगा। तो सिंस हम लोग जानते हैं y इक्वल्स टू मॉड x माइनस 1 इम्प्लाइज y इक्वल्स टू x माइनस 1, कब? जब x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, यानी कि x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, ठीक है। उसी तरह से y इक्वल्स टू मॉड x माइनस 1, तो y इक्वल्स टू माइनस x माइनस 1, ठीक है। कहने का मतलब y इक्वल्स टू माइनस x प्लस 1, कब? जब x माइनस 1 लेस देन 0, मतलब x की वैल्यू लेस देन 1 होगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्रिटिकल वैल्यू 1, इससे मतलब 1 के आगे और पीछे यहाँ पर दो अलग अलग ग्राफ होंगे। एक y इक्वल्स टू x माइनस 1 का ग्राफ होगा और ये y इक्वल्स टू माइनस x प्लस 1 का ग्राफ होगा। तो हम इस ग्राफ को स्केच करते हैं सबसे पहले, x एक्सिस y एक्सिस। अगर हम मान लेते हैं ये 1 है, ठीक है, तो y इक्वल्स टू x प्लस 1, तो x प्लस 1 y इक्वल्स टू जानते हैं यह लाइन है जिसका स्लोप यहाँ पर 1 है, मतलब एक्यूट एंगल बनाएगा। और इस केस में हम x का वैल्यू 1 से स्टार्ट करके ग्रेटर देन 1, मतलब इसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा। इस पोर्शन का ग्राफ y इक्वल्स टू x माइनस 1। फिर यहाँ पर y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, मतलब यहाँ पे m स्लोप का वैल्यू माइनस 1 है, मतलब ये ग्राफ इधर जाएगा, ठीक है। तो ये पोर्शन y इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है। तो ये y इक्वल्स टू मॉड x माइनस 1 का ग्राफ हो गया। अब दूसरा लाइन y इक्वल्स टू 1, तो y इक्वल्स टू 1 अगर हम ये 1,0 लिए हैं तो y इक्वल्स टू 1, तो यह लाइन y इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 1, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट जानते हैं y इक्वल्स टू 1 ही होगा, क्योंकि अगर हम x का वैल्यू 0 यहाँ पे रखेंगे तो y इक्वल्स टू 1 हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो y इक्वल्स टू 1, यह पॉइंट हो गया तुम्हारा आपका 0,1, यह लाइन y इक्वल्स टू 1, ठीक है। y इक्वल्स टू 1 तभी होगा जब x इक्वल्स टू 0 होगा, तो हम यहाँ से ही यह लाइन को ड्रॉ किए हैं। तो इस एरिया का वैल्यू हमें फाइंड करना है, ठीक है। अब यहाँ पर हम जानते हैं कि अगर हम फिर से y का वैल्यू अगर यहाँ पे 1 रखेंगे तो x का वैल्यू 2 हो जाएगा। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 2, 1, क्योंकि x का वैल्यू 2 होगा, y का वैल्यू 1 होगा, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 2, 1। तो अब हमें यहाँ पर इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। इस लाइन का इक्वेशन x बराबर 2, इसका इक्वेशन x बराबर 1 और इसका इक्वेशन x बराबर 0, ठीक है। तो टोटल एरिया निकालने के लिए इस पार्ट का एरिया प्लस इस पार्ट का एरिया हमें निकालना होगा, ठीक है। तो एक वर्टिकल स्ट्राइप हम इधर ड्रॉ करते हैं, एक वर्टिकल स्ट्राइप हम इधर ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो इस रीजन का एरिया प्लस इस रीजन का एरिया, तो इस रीजन का एरिया के लिए लोअर लिमिट 0 होगा, अपर लिमिट 1, और इस रीजन का एरिया के लिए लोअर लिमिट 1 एंड अपर लिमिट 2। तो फ्रॉम फिगर, ठीक है, रिक्वायर्ड एरिया इस फिगर का यहाँ पे जानते हैं ये y होता है और यह dx होता है, उसी तरह से यह y होता है और यह dx होता है। तो इस एलिमेंट्री एरिया का y dx लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1 प्लस लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 2, 1, 2 y dx, ठीक है। अब हमें यहाँ पे 0 से 1 इस y, यह जो y है यह ऊपर वाले हाइट में नीचे वाले हाइट को घटाना होगा। तो ऊपर वाला हाइट y 1 दे रखा है माइनस नीचे वाला हाइट, इस लाइन का इक्वेशन माइनस एक्स प्लस 1, यानी कि 1 माइनस एक्स,
1 माइनस एक्स डी एक्स 1 से 2, ठीक है। फिर यह y, इस y को रिप्रेजेंट करने के लिए, इस y का वैल्यू निकालने के लिए हमें ऊपर की y जो y इक्वल्स टू 1 माइनस इस हाइट को, इस हाइट का y इक्वल्स टू एक्स माइनस 1, ठीक है। अब हम इसे कैलकुलेट करते हैं, तो इसको हम यहाँ पर पहले मिटा देते हैं, ठीक है। तो इस ब्रैकेट में हम जब ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे तो 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा, तो x 0 से x प्लस, और इसमें 1 1 2 हो जाएगा, 2 माइनस एक्स डी एक्स 1 से 2, यहाँ पे x का एक्स स्क्वायर बाई 2, 0 से 1, और इसमें हमें 2x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, 1 से 2, ठीक है। इसको कैलकुलेट करते हैं, 1 स्क्वायर बाई 2 और माइनस 0 स्क्वायर बाई 2 प्लस 2 इंटू 2 माइनस 2 स्क्वायर बाई 2 माइनस 2 इंटू 1 माइनस 1 स्क्वायर बाई 2, ठीक है। तो यहाँ पे 1 बाई 2 यह 0 ही हो जाएगा, प्लस 2 2 जब 4 माइनस 2 2 माइनस 2 प्लस 1 बाई 2, ठीक है। ब्रैकेट को ब्रेक कर देते हैं, तो यह माइनस 2 प्लस 1 बाई 2, यह कैंसिल हो जाएगा, 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 2 1 यूनिट, ठीक है। इस तरह से इस शेडेड रीजन का एरिया 1 स्क्वायर यूनिट या यूनिट्स कह सकते हैं, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का है, जिसमें कहा गया है कि 3 persons A, B and C apply for a job of manager in a private company. Chances of their selections are in a ratio 1:2:4. The probabilities that A, B and C can introduce changes to increase the profits of a company are 0.8, 0.5 and 0.3 respectively. If increase in the profit does not take place, then find the probability that it is due to appointment of A, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में कहा गया कि 3 आदमी हैं A, B, C, जो कि एक कंपनी में मैनेजर के जॉब के लिए जो उसका अप्लाई करता है, उसका चांसेस है 1:2:3 इस रेशियो में। फिर जो कंपनी में प्रोबेबिलिटी है, जो A, B, C जो भी यहाँ पर उस कंपनी में ज्वाइन करता है, उसको कंपनी में प्रॉफिट मतलब लाने का जो चांसेस है 0.8, 0.5 और 0.3, ठीक है, यह दिया गया है। तो यहाँ पे कंडीशन है कि इफ़ इंक्रीज इन दी प्रॉफिट डज नॉट टेक प्लेस, मतलब किसी भी कंपनी में जो भी यहाँ पर A, B, C यहाँ पे ज्वाइन करता है, लेकिन किसी भी तरह का प्रॉफिट कंपनी को नहीं चाहिए, तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है कि जो यह प्रॉफिट नहीं चाहिए यह हुआ है ड्यू टू द अपॉइंटमेंट ऑफ ए के अपॉइंटमेंट के कारण इसका क्या चांस हो सकता है, जबकि कंपनी को प्रॉफिट नहीं चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जिस चीज़ का हमें यहाँ पर प्रोबेबिलिटी निकालना है, उसको हम E1 एज्यूम करते हैं। तो क्वेश्चन में कहा गया कि फाइंड दी प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ ड्यू टू अपॉइंटमेंट ऑफ ए। तो लेट E1, इसे हम एज्यूम करेंगे अपॉइंटमेंट ऑफ ए। इसी तरह का E2 हमें एज्यूम करना होगा अपॉइंटमेंट ऑफ बी, एंड E3 अपॉइंटमेंट ऑफ सी, ठीक है। यह हमने एज्यूम कर लिया। और लेट ए, जो कंडीशन है क्वेश्चन का, क्या कहा गया है कि इफ इंक्रीज इन द प्रॉफिट डज नॉट टेक प्लेस, तो लेट ए इंक्रीज इन द प्रॉफिट डज नॉट इंक्रीज डज नॉट टेक प्लेस, डज नॉट टेक्स प्लेस, ठीक है। यह हमारा
यहाँ पे इवेंट्स फॉर्म हो गया। तो हमें निकालना है E1 का प्रोबेबिलिटी कंडीशनल विथ रिस्पेक्ट टू A। तो देयरफॉर हमें PE1 की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी A के रिस्पेक्ट में निकालनी है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर बेस थ्योरम को अप्लाई करेंगे। तो सिंस इसका फार्मूला हो जाएगा PE1 बाय A का फार्मूला PE1 इंटू PA बाय E1 बाय PE1 इंटू PA बाय E1 प्लस PE2 इंटू PA बाय E2 एंड प्लस PE3 इंटू PA बाय E3, ठीक है। यह इसका बेस थ्योरम का फार्मूला होगा, ठीक है। अब हमें PE1 E2 E3, तो PE1 कंपनी में ए के अपॉइंटमेंट होने का चांस, चूँकि शुरू में दे रखा है कि तीनों का जो अपॉइंटमेंट होने का कंपनी में चांस है, अपॉइंट होने का चांस, वह 1:2:4 है। तो ए का 1 हो जाएगा और 1:2:4 मतलब 1 + 2 + 4, मतलब टोटल अगर यहाँ पे चांस देखा जाए तो 7 है, ठीक है। तो PE1 1/7 होगा। इसी तरह से PE2 इसका 2 है तो 2/7 होगा एंड PE3 इसका 4/7, ठीक है। तो PE1, PE2 और PE3 का वैल्यू मिल गया। अब हमें PA/E1 अब चूंकि यहाँ पर दे रखा है कि जो अगर ए का कंपनी में अपॉइंटमेंट होता है तो कंपनी को प्रॉफिट दिलाने का चांस ए के द्वारा जो दिया है 0.8 है। लेकिन हमें यहाँ पर इसका मतलब हो गया कि प्रॉफिट नहीं दिलाना है, जबकि अपॉइंटमेंट हुआ है ए का, तो यह हमारा हो जाएगा 1 - 0.8 मतलब 0.2, ठीक है। इसी तरह से PA/E2 मतलब प्रॉफिट नहीं होने का चांस जब हमें कंपनी में अपॉइंटमेंट होता है किसका, बी का। क्वेश्चन में दे रखा है कि बी अगर अपॉइंटमेंट अगर होता तो यह प्रॉफिट दिलाता 0.5, लेकिन हमें नहीं चाहिए, तो 1 - 0.5 जिसका वैल्यू 0.5 होगा। सेम यहाँ पर A/E3। अब अगर C अपॉइंट होता तो प्रॉफिट दिलाता 0.7, तो यहाँ पे नहीं चाहिए, तो 1 - 0.3 0.7, ठीक है। यह यहाँ पर हमारा सारा वैल्यू निकल चुका है। तो देयरफॉर फ्रॉम 1 PE1/A, PE1 की वैल्यू 1/7 है एंड टू PA/1 इसका वैल्यू 0.2 है, तो 0.2 को 2/10 लिख सकते हैं, 2/10, ठीक है। फिर P यही हो जाएगा 1/7 इंटू 2/10 प्लस PE2 का वैल्यू 2/7 है एंड टू 0.5 को 5/10 लिख सकते हैं एंड PE3 का वैल्यू 4/7 है, 4/7 एंड टू 0.7 को 7/10 लिख सकते हैं। तो 7 × 10 7 × 10 7 × 10 यह कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमारे पास ऊपर में न्यूमरेटर में 2, यहाँ पर 2 प्लस 2 × 5 10 एंड 4 × 7 28, ठीक है। तो 2/10 28 2 30 10 40, तो 1/20, ठीक है। इसका आंसर 1/20 होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के PYQ के इस लेक्चर में जो हमने यहाँ पर 10 क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व किया है, आप इसे बिना स्किप करके देखेंगे और आप इसे अगर एक बार में नहीं समझ पाते हैं तो आप इसे एक से अधिक बार देख सकते हैं। और जब आप सारे मतलब पूरे लेक्चर्स को आप अगर देख लेते हैं और आपको सारे क्वेश्चंस समझ में आ चुके होते हैं तो ज़रूर आप इन सारे क्वेश्चंस को खुद से बनाएं, तभी आपको बोर्ड्स के एग्ज़ाम में मैथ्स में अच्छे मार्क्स आएंगे। तो आज के लिए इस लेक्चर में हम इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।